रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह। भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल ग्राउंड परीक्षण किया है। आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षण के क्या मायने हैं और ये ब्रह्मोस में उपयोग किए गए रैमजेट से कैसे अलग है। इसके साथ ही कार्यक्रम में HDW सबमरीन डील की महत्वता पर भी बात करेंगे। साथ ही बताएंगे कि क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय क्या है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहलू पर भी हम विस्तार से जानकारी देंगे। दरअसल वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने भारतीय वायुसेना को चीन की वायुसेना से ऊपर रखा है। आपको इस जानकारी को जरूर देखना चाहिए। हम आपके लिए दोनों देशों की वायुसेना का विश्लेषण करेंगे। अगले 30 मिनट में इन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं रक्षा क्षेत्र से जुड़ी सुर्खियों पर। डच रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 23 जनवरी को रॉयल नीदरलैंड्स नेवी को अपने पहले 2 उन्नत मार्क II लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी प्राप्त हुए। इस्टोनिया स्थित मर्लिम रोबोटिक्स ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों को थिमिस अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल की आपूर्ति करने का खुलासा किया है। तुर्की नौसेना अपने बढ़ते ऑपरेशनल टेम्पो को सपोर्ट देने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक परिवर्तन से गुजर रही है। तुर्की नौसेना द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण परियोजना के तहत अक्ष नौसेना बेस पर नए पियर्स, जेटीज और अन्य तटीय सुविधाओं का निर्माण शामिल है। हंगरी 172 KF-41 लिनक्स इन्फेंट्री फाइटर व्हीकल्स और सपोर्ट व्हीकल्स खरीदने की योजना बना रहा है। जापान का रक्षा मंत्रालय जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के लिए MQ-9B सी गार्डियन रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के साथ एक अनुबंध करने की तैयारी में है। भारत ने जो स्क्रैमजेट इंजन का 120 सेकंड का ये परीक्षण किया है, इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या अहमियत है, इसको समझने के लिए हमको वीडियो वॉल पे एक नक्शे की मदद लेनी पड़ेगी। तो आइए ये मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। इसको समझाने के लिए हमने अमेरिका और चीन के बीच के डिस्टेंस को लिया है। दरअसल डिस्टेंस, टाइम और स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस परीक्षण की अहमियत समझ पाएंगे। दरअसल अमेरिका से चीन की दूरी तकरीबन 12,000 किलोमीटर की है और इस दूरी को अगर तय करना हो आपने हवाई जहाज के माध्यम से, तो तकरीबन 17 घंटे की फ़्लाइट आपको लेनी पड़ेगी। तो 17 घंटे की फ़्लाइट में आप अमेरिका से चलकर और बीजिंग में उतरेंगे। वहीं अगर स्क्रैमजेट क्रूज़ मिसाइल का इस्तेमाल किया जाए, जो मार्क 5 की स्पीड से अधिक की गति पर उड़ती है, तो वो सिर्फ मात्र 19 मिनट में ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी। तो इतनी ज़बरदस्त क्षमता भारत ने हासिल कर ली है कि अब वो इस प्रकार के इंजन का प्रयोग करके दुनिया की बेहतरीन और शक्तिशाली स्क्रैमजेट क्रूज मिसाइल्स बनाने में अब सक्षम है। एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का परीक्षण करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। ये एक बेहद बड़ी उपलब्धि है और अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों के विकास में एक बड़ी छलांग है। इसके साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एक ट्रू ब्लू हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की तकनीक है। अब ये समझना होगा कि 120 सेकंड का ये ग्राउंड परीक्षण इतना महत्वपूर्ण क्यों है। दरअसल इस ग्राउंड रन के दौरान जिन तकनीकों में महारत हासिल की गई वो एंडोथर्मिक फ्यूल और थर्मल बैरियर कोटिंग से संबंधित है। भारत की सच्चे मायने में हाइपरसोनिक मिसाइलों की खोज को एक बड़ी मजबूती मिली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पहली बार 120 सेकंड तक
अत्याधुनिक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक किया है। रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत में पहली बार विकसित किया गया एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन, जिसे डीआरडीओ और भारतीय उद्योग ने मिलकर बनाया है, और ये सफलता का केंद्र बिंदु है। ये ईंधन न केवल बेहतर कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि इसे जलाना भी आसान होता है। यह क्रूज मिसाइल 30,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे उड़ती है और इसी कारण से बहुत अधिक तापमान को भी झेलती है। इसकी सतह पर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान बढ़ जाता है, जिससे अंदर लगे एवियोनिक्स और बाकी मशीनरी पर एक असर पड़ सकता है। एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट ईंधन इसी तापमान को काबू रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ईंधन ना ही इस मिसाइल को थ्रस्ट और स्पीड प्रदान करता है, बल्कि उच्च तापमान को भी कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ ही भारत ने एक नई उन्नत सिरेमिक थर्मल बैरियर कोटिंग वाली टाइल को भी विकसित किया है, जो उच्च तापमान को सहन कर सकती है और स्टील को गला देने वाले अधिक तापमान को कम कर क्रूज मिसाइल को काम करने में सक्षमता प्रदान करती है। वहीं आपको याद हो कि कुछ समय पहले भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल का भी परीक्षण किया था। दरअसल भारत पहले ही हाइपरसोनिक ग्लाइडर का परीक्षण कर चुका है। वहीं ये पहली बार है कि एक्टिव स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का इतना लंबा परीक्षण किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब तक भारत के पास रॉकेट मोटर से संचालित हाइपरसोनिक ग्लाइडर था, जो तेज गति से उड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचता था, लेकिन भारत के पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं थी। इस नवीनतम परीक्षण के साथ अब भारत के पास ये क्षमता भी होगी। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण के बाद कहा कि इस परीक्षण में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हुई हैं, जैसे सफल प्रज्वलन और स्टेबल कंबस्टन, जो हाइपरसोनिक स्पेस व्हीकल्स के परिचालन में भी उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार स्क्रैमजेट इंजन के इग्निशन को अगर तुलना की जाए तो वो कुछ इस प्रकार से है, मानो कि मोमबत्ती को तूफान में जलाया रखा गया। तो ये कितना कठिन था, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्थिर दहन, उन्नत प्रदर्शन और अत्याधुनिक तापीय प्रबंधन के साथ ये सफलता अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिशनों की नींव रखती है। तो कुल मिलाकर इस जानकारी से 5 प्रमुख तथ्यों को समझा जा सकता है। 2023 में भारत ने स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया, जो एरोस्पेस तकनीक में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके 5 टेकअवे क्या हैं, ये मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहला टेकअवे है हाइपरसोनिक तकनीक में प्रगति। भारत की माक 5 से अधिक गति वाली हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की क्षमता प्रदर्शित हुई है। अगर रणनीतिक महत्व की बात करें तो ये रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत करता है, जैसे मिसाइल व स्पेसक्राफ्ट में इसका उपयोग संभव होगा। इसके अलावा बेहतर ईंधन दक्षता एक अहम टेकअवे है। पारंपरिक रॉकेट इंजनों की तुलना में स्क्रैमजेट वातावरण की ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जिससे लागत कम और प्रदर्शन बेहतर होता है। और चौथा टेकअवे है स्वदेशी विकास। ये पूरी तरह भारत में विकसित तकनीक है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। और अगर 5वें टेकअवे की बात करें तो ये भविष्य की नई संभावनाओं की ओर एक पहला कदम है, अर्थात उपयोग योग्य स्पेस प्लेन और लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास का मार्ग ये हाइपरसोनिक इंजन प्रशस्त करता है। इस उपलब्धि ने भारत को हाइपरसोनिक तकनीक में वैश्विक लीडर्स की प्रतिस्पर्धा में ला खड़ा किया है। वर्ष 1981 में 2 टाइप 209 सबमरीन्स को खरीदने और अन्य 2 को मझगांव डॉक लिमिटेड में बनाने तथा 6 सबमरीन्स को बनाने की संभावना के साथ एक सौदा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश रिश्वतखोरी के आरोपों के बाद ये सौदा नहीं हो पाया, जिसे HDW स्कैम के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय नौसेना के लिए अत्याधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को प्राप्त करने में HDW के बाद में TKMS को लगभग आधी सदी लग गई।
ये भारतीय नौसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडियन ओशन रीजन में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों के बीच घटती सबमरीन शक्ति से जूझ रही है। लगभग आधी सदी बाद जब भारत ने अपनी नौसेना के लिए जर्मन हवाल्ड्सविग ड्वेचे वेट टाइप 209 पनडुब्बियों को खरीदा और निर्माण किया, अब भारत ने एक नए युग की पनडुब्बी पेशकश को चयनित किया है, जो परियोजना 75 इंडिया के तहत 6 स्वदेशी पनडुब्बियों की आवश्यकता को पूरा करेगी। HDW द्वारा प्रस्तुत विजेता बोली इसके पेरेंट कंपनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम के माध्यम से एक संशोधित टाइप 214 पनडुब्बी का रूपांतर है। जुलाई में TKMS ने भारतीय मीडिया को एक प्रस्तुति दी, जिसमें एक नई डिजाइन की कलाकृति दिखाई गई, जो टाइप 214 से बड़ी और स्टेल्थ पर अधिक जोर देने वाली है। ये साझेदारी TKMS और भारतीय राज्य स्वामित्व वाली शिप बिल्डर मझगांव डॉक लिमिटेड के बीच है। MDL वही कंपनी है जिसने 1980 के दशक में भारतीय नौसेना के लिए टाइप 209 पनडुब्बियों के निर्माण का काम किया था, जिन्हें भारतीय नौसेना में शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। आज भी ये चारों शिशुमार क्लास पनडुब्बियां सक्रिय सेवा में हैं। भारत सरकार का ये निर्णय खास हैरान करने वाला नहीं है। थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम और मझगांव डॉक लिमिटेड की बोली ने स्पेन की नवाटिया और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी L&T द्वारा S80 बनाने के जोखिम भरे प्रस्ताव को मात दी। हालांकि L&T और नवाटिया ने पिछले साल विरोध जताया था, जिसमें स्पेन सरकार का भी समर्थन था। इसके बाद एक भारतीय समिति का गठन किया गया ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि TKMS MDL के चयन में कोई भी असमानता नहीं थी। अब जब प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है, तो भारत जर्मन साझेदारी ने तकनीकी परीक्षणों को पास कर लिया है और अब ये तकनीकी व्यावसायिक वार्ताओं के चरण में प्रवेश कर चुका है। इस डील का अनुमानित मूल्य 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। परियोजना 75I की धीमी गति को देखते हुए ये देखना अभी बाकी है कि क्या व्यावसायिक वार्ताएं समय पर पूरी होती हैं। नई पनडुब्बी निर्माण लाइन MDL की स्कॉर्पियन कलावरी क्लास पनडुब्बी निर्माण लाइन के साथ स्थापित होगी, जिसने 2007 में 6 पनडुब्बियों का आदेश प्राप्त किया था और अब इनका निर्माण पूरा हो चुका है। भारत और जर्मनी के बीच MDL के साथ पुराने संबंधों में कई समस्याएं रही हैं। 1981 में टाइप 209 पनडुब्बियों की खरीद और अन्य 2 पनडुब्बियों के निर्माण की योजना जड़ से रुक गई थी। इसके बाद हुए घोटाले ने भारतीय नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बाद में आरोपों को खत्म किया गया और जर्मन कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। भारत की नौसेना को अपनी पनडुब्बी शक्ति को आधुनिक बनाने की बेहद आवश्यकता है। वर्तमान में भारत की नौसेना कई पुरानी पनडुब्बियों का संचालन कर रही है, जिसमें रूस की किलो क्लास और जर्मनी की HDW टाइप 209 शामिल है। जबकि परियोजना 75 के तहत 6 नई स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां हैं। इनकी डिलीवरी में देरी और सीमित संख्या के कारण एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों अपनी पनडुब्बी क्षमता को बढ़ा रहे हैं। चीन ने आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण शुरू कर दिया है, जिसमें परमाणु संचालित पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो हिंद महासागर के क्षेत्र में लंबे समय तक तैनात रह सकती हैं। पाकिस्तान भी चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी क्षमताओं में सुधार कर रहा है। भारत का इस क्षेत्र में अपनी पनडुब्बी शक्ति को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। भारत के पास फिलहाल 24 पनडुब्बियों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में उसके पास 20 से कम सक्रिय पनडुब्बियां हैं, जिसमें से कई अपनी सेवा समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। टाइप 214 पनडुब्बी में उन्नत एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक है, जो इसकी पानी के नीचे क्षमता और स्टेल्थ को बढ़ाती है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में गुप्त निगरानी और लंबी अवधि तक गश्त करने के लिए आदर्श माना जा रहा है।
26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत ने अपनी विभिन्न प्रकार की सैन्य सामग्री का प्रदर्शन किया। इसमें पहली स्वदेशी रूप से निर्मित छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय भी शामिल थी। ये सतह के स्तर पर मार करने वाली टैक्टिकल मिसाइल है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय भारत के ब्रह्मोस और प्रहार मिसाइल के शस्त्रागार में शामिल हो गई है। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में भारत के स्वदेशी रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया। ये मिसाइल है प्रलय, जो भारतीय सेना और वायुसेना के लिए एक नई और शक्तिशाली प्रणाली के रूप में पेश की गई। प्रलय मिसाइल भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ता है, जो पारंपरिक हमलों के लिए पहली बैलिस्टिक मिसाइल होगी। प्रलय मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है, जो भारतीय सेना के ब्रह्मोस और प्रहार जैसी मिसाइलों के साथ एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती है, जिससे वह सीमा पार स्टैंड ऑफ मिसाइल हमले के लिए सक्षम होती है। ये मिसाइल लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों पर तैनात की जा सकती है। 2023 में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 400 किलोमीटर रेंज वाली प्रलय रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी। इसके साथ ही 1000 किलोमीटर रेंज वाली निर्भय लंबी दूरी की सबसोनिक लैंड क्रूज मिसाइल को भी मंजूरी दी गई, जो भारतीय सैन्य बलों को लंबी दूरी तक परंपरागत हमलों का विकल्प प्रदान करेगी। निर्भय मिसाइल का एक नया संस्करण, जिसे पिछले एक दशक से विकसित किया जा रहा था, हाल ही में उड़ान परीक्षणों से गुजर चुका है और ये इस साल सेना के लिए परीक्षणों के लिए तैयार है। भारतीय मीडिया के अनुसार एक नई रॉकेट फोर्स की योजना है, जिसमें इन सभी पारंपरिक मिसाइलों को एक छतरी के तहत लाया जाएगा। इसे एक ट्राई सर्विसेज संकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रलय एक सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर की है और ये विभिन्न प्रकार के वॉरहेड्स का उपयोग करके अलग अलग लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। इसे पहली बार दिसंबर 2021 में उड़ान परीक्षण के लिए तैयार किया गया, जिसमें 2 सफल परीक्षण भी किए गए थे। इस मिसाइल ने अपनी इच्छित क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी का पालन किया और निर्दिष्ट लक्ष्य को उच्च सटीकता के साथ प्राप्त किया, जिससे इसके नियंत्रण, मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिथम की पुष्टि हुई। प्रलय मिसाइल को ठोस प्रक्षिप्त रॉकेट मोटर द्वारा संचालित किया जाता है, जिसमें 500 से 1000 किलोग्राम तक के पेलोड की क्षमता है। मिसाइल की मार्गदर्शन प्रणाली में एक अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। दिसंबर 2021 के दूसरे परीक्षण में प्रलय को भारी पेलोड और विभिन्न रेंज के लिए परीक्षण किया गया, जिससे इस हथियार की सटीकता और घातकता को साबित किया गया। जब सनसनी फैलाने की बात आती है तो मेरा मानना है कि मीडिया और उससे भी अधिक सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई बार ये वास्तविकता से काफ़ी दूर होता है। ऐसा ही कुछ हुआ जब पाकिस्तान और चीन की वायुसेना की तुलना भारतीय वायुसेना से करते हुए वायुसेना की क्षमताओं पर संदेह जताया जा रहा था। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट वार्षिक रैंकिंग में एक फॉर्मूले का उपयोग करता है, जो विश्व की विभिन्न वायुसेनाओं की कुल लड़ाकू शक्ति से संबंधित मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ट्रू वैल्यू रेटिंग्स देता है, जो प्रत्येक शक्ति को न केवल समग्र शक्ति के आधार पर बल्कि आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक सपोर्ट, आक्रमण और रक्षा क्षमताओं आदि के आधार पर भी अलग करने में मदद करता है। WDMA की वार्षिक रैंकिंग एक सूत्र का उपयोग करती है, जो दुनिया की विभिन्न वायु सेनाओं की कुल लड़ाकू शक्ति से संबंधित मूल्यों को ध्यान में रखता है। ये सूत्र ट्रू वैल्यू रेटिंग उत्पन्न करता है, जो प्रत्येक शक्ति के केवल समग्र ताकत ही नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक समर्थन, आक्रमण और रक्षा क्षमताओं आदि के आधार पर स्पष्ट रूप से अलग करने में मदद करता है। इस तरह किसी शक्ति का आकलन केवल उसके कुल विमान संख्या के आधार पर नहीं किया जाता,
बल्कि इसकी गुणवत्ता और समग्र सूची मिश्रण पर भी किया जाता है। उन श्रेणियों को अधिक वरीयत दी जाती है जिन्हें कुछ शक्तियां आमतौर पर नजरअंदाज कर देती हैं, जैसे स्पेशल मिशन, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फोर्स, क्लोज एयर सपोर्ट और परीक्षण यूनिट्स। इसके अलावा स्थानीय एरो इंडस्ट्री क्षमताएं, सूची संतुलन और बल के अनुभव पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी के तहत ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका इसमें सबसे आगे है, जिसको ट्रू वैल्यू रेटिंग 242.9 मिली है। वहीं रूस 114.2 पर दूसरे स्थान पर है और भारत 69.4 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। और चीनी एयरफोर्स मान्यता के विपरीत 63.8 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना, जिसे आधिकारिक रूप से पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी PLAAF कहा जाता है, के बीच तुलना रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देश वैश्विक शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं और उनकी वायुसेनाएं उनके सैन्य सामर्थ्य को परिभाषित करने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। आइए इस तुलना को क्षमता, प्रौद्योगिकी, सिद्धांत और रणनीतिक पहुंच के दृष्टिकोण से समझते हैं। चीनी वायुसेना एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना है, जिसमें 2000 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें J-20 स्टेल्थ फाइटर और Su-35 जैसे आधुनिक विमान भी शामिल हैं। दूसरी ओर भारतीय वायुसेना, जो लगभग 1700 विमान के साथ चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, गुणवत्ता और मात्रा के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत के बेड़े में राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस जैसे अत्याधुनिक विमान शामिल हैं, जबकि चीन अपने स्वदेशी प्लेटफॉर्म्स जैसे J सीरीज फाइटर्स पर अधिक निर्भर है। जबकि चीन की संख्यात्मक श्रेष्ठता स्पष्ट है, भारत पायलटों की गुणवत्ता, कठोर परीक्षण और युद्ध अनुभव अक्सर इंडियन एयरफोर्स को ऑपरेशनल बढ़त देते हैं। भारत की रणनीतिक साझेदारी जैसे अमेरिका, फ्रांस और इजराइल के साथ इसके रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती हैं। राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर और उन्नत रेडार जैसे प्लेटफॉर्म्स की खरीद इसके सहयोग को दर्शाती है। साथ ही क्वाड साझेदारी भी भारत की रणनीतिक स्थिति को सशक्त बनाती है। चीन दूसरी ओर अपनी स्वदेशी क्षमताओं और रूस जैसे देश के साथ साझेदारी पर अधिक निर्भर है। हालांकि दक्षिण चीन सागर और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इसकी आक्रामक नीतियों ने क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। हालांकि PLAAF संख्याओं और तेजी से आधुनिकीकरण में इंडियन एयरफोर्स से कहीं आगे है। इंडियन एयरफोर्स की ताकत उसकी अनुकूलनशीलता, श्रेष्ठ परीक्षण और ऑपरेशनल अनुभव में निहित है। ये तुलना ये साबित करती है कि वायु शक्ति केवल संख्याओं के बोर में नहीं, बल्कि ये संसाधनों का प्रभावी उपयोग और राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होने पर निर्भर करती है। भविष्य को देखते हुए भारतीय वायुसेना और चीनी वायुसेना के बीच संतुलन न केवल तकनीकी प्रगति से, बल्कि भू राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों और उन सैनिकों की इच्छा शक्ति से आकार लेगा जो इन बलों में सेवा कर रहे हैं। आखिरकार ये दोनों वायुसेनाएं अपने देशों की सैन्य शक्ति और वैश्विक परिदृश्य में अहम भूमिका निभाने में सक्षम हैं। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से #DD with दानवीर लिखकर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते रक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई अन्य अहम खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।